Hello friends, today we are going to talk about protozoans after slime mold. Slime mold, they were also heterotrophic. They were considered as the protestant fungi, and you know none of the fungi is autotrophic. No exception is there also. In protozoa, which we consider as the third biggest phylum after आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड प्रोटोजोआ. तो ध्यान रहे, जैसे अपन बोलते हैं ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे होता है AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो A आर्थ्रोपोडा, M मोलस्का, P प्रोटोजोन्स. अच्छा क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन में से. प्रोटोजोन्स दे आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफिक. हम यूग्लिना को नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर. क्यों? क्योंकि उसको तो हमने यूग्लिनॉइड में पढ़ लिया, विच वॉज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. एनी हाउ, सो फाइलम प्रोटोजोआ इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा फाइलम जो है वो हमारा प्रोटोजोआ है. इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय वॉन सीबोल्ड. इसकी स्थापना जो थी वो वॉन सीबोल्ड ने करी थी. डॉबल ने ए सेलुलर वर्ड का उपयोग किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अकोशिक. आज अगर मैं पूछता हूं कि अमीबा कैसा है, ए सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, क्या है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यूनिसेलुलर है, बट टेक्निकली इट इज ए सेल्यूलर. ए सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, अकोशिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरली यूनिसेलुलर, संरचनात्मक आधार पर एक कोशिकीय, परंतु फंक्शनली दे आर मल्टी सेलुलर. क्रियात्मक रूप से वो बहुकोशीय होते हैं. संरचना तो एक सेल की है, लेकिन काम तो वो सारे हमारे जैसे करते हैं, मल्टी सेलुलर के समान. ऐसे जीवों को हम लोग ए सेलुलर कहते हैं. नाउ हु फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड दिस प्रोटोजोन्स? तो आंसर इज योर ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म की खोज करी थी, बैक्टीरिया की भी खोज करी थी, और प्रोटोजोन्स की भी खोज करी थी, क्योंकि सबसे पहले माइक्रोस्कोप उसी दौरान डिस्कवर ये बनाया गया था. तो बैठे बैठा कुछ ना कुछ देखता था तो उसको प्रोटोजोन्स भी नजर आए. तो हु डिस्कवर्ड प्रोटोजोन्स? ल्यूवेनहॉक. देन कम्स योर हु गेव द टर्म प्रोटोजोआ? तो आंसर इज गोल्डफस. अब बात चलेगी कि जब भी अपन जूलॉजी के अंदर कोई भी फाइलम को पढ़ते हैं तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि ऑन व्हाट बेसिस दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस, कि आगे उनको अन्य वर्गों में किस आधार पर रखा गया है. तो मैंने प्रोटोजोआ से बोला, भाई तुम जो है थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, क्या आपको भी बांटा गया है? कि यस सर, मेरे को पहले उन्होंने सब फाइलम में बांटा और फिर सब फाइलम के बाद में क्लासेस में बांटा. अपने कोर्स के अंदर इतना नहीं है, 4 लाइन दे रखी है और उनमें से मुझे मालूम है कौन सी लाइन बनती है, दैट आई टेल यू. बट little bit extra bullet should also be there in our pistol. अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, चलन अंग, चलने वाली संरचनाएं. और एक होता है न्यूक्लियर एपरेटस. अक्सर किताबें केवल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को बताती हैं. न्यूक्लियर एपरेटस की अगर अपन बात करें तो आप देखिए इसमें यूनिन्यूक्लियेटेड भी मिलते हैं जैसे कि अमीबा, बाई न्यूक्लियेटेड भी मिलते हैं जैसे कि पैरामीशियम, मल्टी न्यूक्लियेटेड भी मिलते हैं जैसे कि ओपेलाइना. तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बेसिस, बट द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोन इज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. सो दे क्लासिफाइड दिस प्रोटोजोआ इनटू 4 सब फाइलम्स. उन्होंने इसको 4 सब फाइलम के अंदर बांटा. नंबर 1 सार्कोमेस्टिगोफोरा, नंबर 2 स्पोरोजोआ, नंबर 3 नीडोस्पोरा एंड नंबर 4 सीलियोफोरा. हम एक एक फाइलम को क्लासेस के अंदर बांटते हुए या विद एग्जाम्पल्स पढ़ते जाते हैं. ये इसकी 3 क्लासेस हो गई. दीज आर योर 3 क्लासेस, जिनमें से एक है मैस्टिगोफोरा, नंबर 2 सार्कोडीना,
नंबर 3 ओपेलाइनेटा। मैस्टिकोफोरा में जो मेन चलन अंग होंगे वो कौन से होंगे? तो आंसर होता है फ्लैजेला। इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो है तुम्हारे जिरार्डिया। जिरार्डिया को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, वहीं इसकी संतान उत्पन्न होती है, फिर उनकी संतान उत्पन्न होती है, फिर उनकी संतान उत्पन्न होती है, तो दादाजी परदादाजी तक आप अपनी आंत के अंदर इसके देख सकते हो। इसलिए हम इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? डायरिया, जिसमें कि फीजल मैटर स्टूल जो होता है इट इज वेरी वाटरी, ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल एंड ग्रेट लॉस ऑफ वाटर इज देयर, the person may suffer from dehydration. Second member of the Masticophora which I have written here is your Leishmania. This is your Leishmania which causes काला अज़र। उसी को हम लोग डमडम फीवर भी कहते हैं, because the first patient of काला अज़र was reported at Calcutta airport डमडम। देन कम्स योर ट्रिपनेसोमा। क्वेश्चन हमारा नीट में यहां से बनेगा कि कौन सी बीमारी पैदा करता है? स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग पैदा करता है। लेकिन निद्रा रोग कब पैदा करता है? जब यह ब्रेन में होता है। लेकिन जब यह ब्लड में होता है तो यह गैम्बियन फीवर उत्पन्न करता है, गैम्बियन ज्वर उत्पन्न करता है। तो लेट अस सी ट्रिपनेसोमा। ट्रिपनेसोमा को यदि आप देखोगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? लीफ लाइक। ये रहा ऐसा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। इसके ऊपर एक तरंगित झिल्ली होती है, अंडुलेटिंग मैम्ब्रेन, लहराती हुई बल खाती हुई झिल्ली हमको देखने को मिलती है। तो ये रही हमारी अंडुलेटिंग मैम्ब्रेन यानी कि तरंगित झिल्ली, अंडुलेटिंग मैम्ब्रेन। अब जो मैस्टिकोफोरा है उनके अंदर मुख्य चलन संरचना कौन सी है? विच इज द मेन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? फ्लैजेला। मैंने कि भाई साहब फ्लैजेला कहाँ है तुम्हारे पास में? उसने बोला सर ये रहा, बिल्कुल झिल्ली से चिपका हुआ यह ऐसे 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 आगे से निकलता है। क्वेश्चन एक बार आया था कि ट्रिपनेसोमा का अग्रभाग कौन सा होगा? तो ये इसका अग्रभाग होता है, एंटीरियर पार्ट, अग्रभाग, और ये इसका होता है पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पश्च भाग। व्हाट डज इट मीन? ये ऐसे नहीं चलता बल्कि ब्लड के अंदर ऐसे आगे आगे की तरफ चलता जाता है। इसी के ये पैरासाइट है हमारी, जो है इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ब्लड में भी मिलता है, लिम्फ में भी मिलता है। लेकिन जब ये ब्लड में होता है तो निद्रा रोग, सॉरी गैम्बियन फीवर, और जब ब्रेन के अंदर होता है तो यह जो है निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। ट्रिपनेसोमा के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो यह है कि यह डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब हो गया द्विपोषी, यानी कि दो परपोषी इसको चाहिए अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। इट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, जिनमें से एक होता है मैन और दूसरी होती है एक मक्खी जिसको बोलते हैं ग्लोसिना पैल्पिस। उसी का एक नाम होता है सेट्सी फ्लाई। आता है, आ सकता है क्वेश्चन। हमारा उद्देश्य समझना भी है और ये भी सीखना है कि विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस लेक्चर। नाउ मूव टुवर्ड्स here. This is your
डायजेनेटिक होस्ट। प्लियोमॉर्फिक होता है, बहुरूपी होता है। बहुरूपी का मतलब हो गया रूप बदलता रहता है, जस्ट लाइक अमीबा, जस्ट लाइक माइकोप्लाज्मा। इसके जीवन चक्र में दो रूप होते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। माइन्यूटा जो होता है वो दैट इज योर क्राइथीडियल रूप, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। और दूसरा रूप में से क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज दैट फॉर्म इज इन्फेक्टिव टू मैन, वह रूप जो है मानव के लिए संक्रामक होता है। अब बात चली बाइनरी फिशन की। ये रिप्रोडक्शन किससे करता है? बाइनरी। शुरू के जो ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर वाले, उनमें कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला? बाइनरी फिशन से ये लोग करते हैं। अब बाइनरी फिशन से ये जब ये करेगा तो ये कैसे करेगा? देखिए इधर, ये यहाँ से कटना शुरू होगा ऐसे, तो एक टुकड़ा तो ये मिलेगा जिसमें फ्लैजेला होगा, और एक टुकड़ा जो है ये वाला होगा जिसके अंदर की फ्लैजेला नहीं होगा। सो बी केयरफुल, आपका क्वेश्चन जो है ट्रिपनेसोमा से ही बनेगा। अब अपन बात करेंगे दूसरे सब फाइलम की, और दूसरा सब फाइलम जो है वह है स्पोरोजोआ, सार्कोडीना। और सार्कोडीना जो क्लास है, सार्कोडीना जो क्लास है, उसके अंदर आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगी? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की अगर मैं बात करता हूं तो आज भी सारी दुनिया के अंदर जब पूछा जाता है कि अमीबा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं तो सब बोलते हैं सूडोपोडिया। लेकिन सूडोपोडिया कई प्रकार का होता है, जैसे कि लोबोपोडिया। लोबोपोडिया कैसे होते हैं? ये अमीबा में होता है, एक प्रकार का सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इज नॉट अ रॉन्ग आंसर, बट इफ दे आस्क यू द करेक्ट आंसर, बिकॉज दे हैव गॉट द चॉइस, सूडोपोडिया इज देयर, लोबोपोडिया इज देयर, एक्सोपोडिया इज देयर, रेटिकुलोपोडिया इज देयर। सो अमीबा के अंदर आपको लोबोपोडिया मिलेगा। फिर एक होता है एक्टिनोफ्रिस, उसके अंदर होता है एक्टिनोपोडिया। उसमें क्या होता है? ये ऐसे सूडोपोडिया सूरज की किरणों के समान निकलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सन एनिमल क्यूल। आ चुका है कई बार क्वेश्चन, एनिमल क्यूल। फिर होता है हमारे पास में फिलोपोडिया। फिलोपोडिया का मतलब हो गया फिलामेंट के समान। ये ऐसा यूग्लिना जैसा होता है, लेकिन यूग्लिना के अंदर तो फ्लैजेला होता है। जब यह सूडोपोडिया फ्लैजेला जैसा हो जाता है उसको फिलोपोडिया बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास में रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलेट माने जाली का व्रत, तो ये कैसा होता है? मकड़ी के जाल की तरह सूडोपोडिया हो जाते हैं। और ये हमको मिलता है ग्लोबगरीना में, ग्लोबगरीना में। Anyhow, now we are moving towards the third class, Ophilinata of Sarcomastigophora. इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, ओपिलाइना। बनता है क्वेश्चन, इसको पैरासिटिक सीलिएट भी कह सकते हैं। मैंने कहा इस ओपिलाइना से, मैंने कहा भाई साहब आपके पास सीलियाँ हैं तो आपको तो वहाँ होना चाहिए सीलियोफोरा के अंदर। तो सर मैं वहाँ गया था, मारा मेरे को कि तू तो पैरासाइट है। तो पैरासाइट है तो इसको कहाँ होना चाहिए? स्पोरोजोआ में। वहाँ गया तो उन्होंने भी ठोका उसको, तो फिर क्या कर रहा? इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए अलग से ही क्लास लगा दी, ओपिलाइनेटा। उसका एग्जाम्पल कौन हो गया? ओपिलाइना। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। सीलियाज आर देयर। कहाँ पाया जाता है? इन द रेक्टम ऑफ फ्रॉग, फाउंड इन द रेक्टम ऑफ फ्रॉग। कई बार बन चुका है क्वेश्चन। नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड द स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं दे ऑल आर पैरासाइट। इनके अंदर आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, चलन अंग या संरचनाएं नहीं मिलेंगी। मैंने क्यों? तो सर सब कुछ अंदर मिल जाता है, हमको चलने फिरने की जरूरत ही नहीं मिलती है, भोजन वोजन सब मिल जाता है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलेगी, संकुचनशील रिक्तिका नहीं मिलेगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? ऑस्मो रेगुलेशन, बात कर चुका हूं कई बार, विच एक्ट लाइक अ किडनी ऑफ द मैन, जो मानव के वृक्क के समान कार्य करती है। ओके, तो ऑल पैरासाइट।
या ऑल एंडोपैरासाइट विल बी द रादर मोर बेटर आंसर। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल परजीवी होता है। इसके जीवन चक्र के बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर के अंदर 12वीं में पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ कैपिटल पी लिखा है, अगर छोटा पी लिख देता तो ये क्या बन जाता, बोलो? ये प्लाज्मोडियम स्टेज बन जाती किसकी? स्लाइम मोल्ड की। सेकेंड इज योर बेबेसिया विच कॉजेज टेक्सास कैटल फीवर या रेड वाटर फीवर। आ चुका है नीट के अंदर, जबकि एनसीईआरटी की किताब के अंदर नहीं है। 2-3 साल पहले मैंने देखा था, मैंने इट इज नॉट मेंशन इन द नीट एनसीईआरटी बुक, इवन देन दे आस्क दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू अ लिटिल बिग अ स्मॉल बेनिफिशियल चार्ट। देन कम्स योर मोनोसिस्टिस। इन मोनोसिस्टिस ये जो होता है ये स्पोरोजोइड की तरह होता है, मलेरिया के परजीवी की तरह इस प्रकार सा। और कहाँ पाया जाता है ये? अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल का मतलब शुक्राशय में, और वहाँ बैठा बैठा उस बेचारे के सारे स्पर्म खा जाता है, तो स्ट्राइल हो जाता है, वो बंदे हो जाता है। फिर आया एक इमेरिया, इट इज फाउंड इन द लिवर सेल ऑफ द रैबिट। ये यकृत की कोशिकाओं मिलता है, खरगोश की, और उसकी कोशिकाओं को बड़ा कर देता है, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। सो दिस वॉज योर स्पोरोजोआ। नाउ थर्ड सब फाइलम इज योर निडोस्पोरा। ये और ये लगभग एक जैसे ही होते हैं, अगर इनमें अंतर होता है तो बीजाणुओं का होता है। जो छोटे बीजाणु पैदा करते हैं उनको उन्होंने माइक्रोस्पोरिया में लिखा, और जो बड़े बीजाणु उत्पन्न करते थे उनको उन्होंने मैक्रोस्पोरिया में रखा। क्वेश्चन आया एक अभी तक इतने सालों के अंदर, नोसीमा, जो किसका मेंबर है? निडोस्पोरा का। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि नोसीमा के अंदर कौन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटोजोआ से संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे? नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू स्पोरोजोआ, एंड इन स्पोरोजोन्स वी हैव सीन दैट नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अब बात चली कि नोसीमा कहाँ मिलता है, तो आंसर होता है रेशम के शलभ में, सिल्क वर्म में। रेशम का कीड़ा नहीं कहते हैं, अगर आप कीड़ा बोलते हो तो गलत है। इट इज कॉल्ड योर सिल्क मॉथ, इसको बोलते हैं सिल्क मॉथ। सिल्क इंसेक्ट तो जनरल भाषा के अंदर बोल देते हैं अपन लोग। एनीहाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम पुटिंग अ स्टार हियर, सो बी केयरफुल। नाउ द फोर्थ सब फाइलम इज योर सीलियोफोरा। This Celiophora, as the name indicate, it will have the locomotory structure in the form of cilia. Cilia के रूप में ये होगा। सीलियोफोरा में केवल एक ही क्लास है, और यह क्लास सबसे बड़ी क्लास है प्रोटोजोआ की। बन गया एक क्वेश्चन, अगर ढंग का बने। हालांकि एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, 4 लाइन दे रखी है उन्होंने, उनमें से ट्रिप्नोसोमा में से पूछते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट में से पूछ लेते हैं। तो इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन हुई? सीलिया। इसका एग्जाम्पल कौन हुआ? वर्टिसेला। वर्टिसेला का मतलब ये वाला, जो कि घंटी के समान दिखाई दे रहा है, जिसमें हमको ये सीलिया नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और यह व्रंत यानी कि स्टॉक यानी कि पेडिसिल नजर आ रहा है। इसलिए इसको बेल एनिमलक्यूल भी कहते हैं, आ चुका है क्वेश्चन। इसको हम पेडिसलेट प्रोटोजोन भी कहते हैं। नाउ अनदर मेंबर इज योर बैलेंटिडियम कोलाई, दैट विच कॉजेज डिसेंट्री। देन कम्स योर पैरामीशियम विच इज कॉल्ड योर स्लीपर एनिमलक्यूल। चप्पल जंतुक कहते हैं इसको। देखिए चप्पल के समान है, चारों तरफ पैलिकल मिल रहा है, ये इसके सीलिया निकल रहे हैं। अब यहाँ से भोजन घुसेगा, एक छेद है जो मुख के रूप में काम करेगा, विच विल एक्ट लाइक माउथ, सो इट विल बी कॉल्ड योर साइटोस्टोम। साइटो मने सेल, स्टोम मने मुख। फिर ये बड़ी गुहा जिसको वेस्टिब्यूल कहा, फिर ये फेरिंग्स वाला जोन आ गया, देन ये स्टमक। साइटोप्रोड जो होता है यह स्टमक यानी कि आमाशय के रूप में काम करता है। भोजन अंदर चला गया, पाचन हो गया, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब क्या होगा? अपचित भोजन बाहर निकलेगा, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड शुड बी गिवन आउट, दैट हैज टू बी गिवन आउट थ्रू अ पर्टिकुलर पोर। वह जो है एक
निश्चित छिद्र के द्वारा बाहर निकलेगा, जिसको कि अपन लोग साइटोपाइज कहते हैं। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि पैरामीशियम के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर मानव के गुदा, मानव की एनस के समान कार्य करती है। तो दिस इज योर एनस। अब चलते साहब, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है साहब। ये एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई। क्वेश्चन एक और बनता है इसमें कि जो हमारा पैरामीशियम है वो बाइन्यूक्लिएटेड है। बाइन्यूक्लिएटेड का मतलब द्विकेंद्रकीय होता है। तो ये बड़ा न्यूक्लियस रहा, इसको ये लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, जो कि वेजिटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। और एक हो गया हमारे पास में छोटा वाला, जो ये रहा, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, विच इज रिप्रोडक्टिव इन नेचर। क्वेश्चन बन चुका है यहां से, कौन सी संरचना जो होती है वो जनन के अंदर भाग लेती है, तो आंसर होता है माइक्रो न्यूक्लियस। और कौन सी संरचना कायिक संरचना के केंद्र के रूप में भाग लेती है, तो आंसर होता है मैक्रोन्यूक्लियस। इसको हम लोग हिंदी में लघु केंद्रक कह देते हैं, इसको हम लोग जो है गुरु केंद्रक कह देते हैं। अब बात चली रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात जब चलती है तो अक्सर, जैसा कि मैंने कहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे परफॉर्म बाइनरी फिशन। इन द केस ऑफ यूग्लिना वी सॉ दैट longitudinal binary fission was there. Here we have got two nucleus which are lying parallel to each other. So naturally the binary fission will take like this, ऐसे होगा, और दो डॉटर पैरामीशियम आपको मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से कटेगा ताकि दोनों न्यूक्लियस का बराबर बराबर विभाजन हो सके। एक पॉइंट बोलते हैं ये लोग कि पैरामीशियम के अंदर जो कि किलर होता है, जिसमें से कि पैरामेसिन नाम का पॉइजन निकलता है, वो पॉइजन जो है कप्पा पार्टिकल से निकलता है। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आधुनिक रिसर्च ये कहती है कि दे आर नॉट द पार्टिकल, दे आर द बैक्टीरिया। उसका नाम है सीडोबैक्टर टीनोस्पोरियलिस। लोग अभी भी पार्टिकल बोलते हैं, जबकि अब तो वह बैक्टीरिया घोषित हो चुका है, रिस्पॉन्सिबल टू गिव द पैरामेसिन पॉइजन। इस प्रकार का पैरामीशियम को, एक ऐसे पैरामीशियम जिसमें कप्पा पार्टिकल नहीं होंगे, उसके साथ डाल दिया तो वो मर जाएगा पैरामेसिन के कारण। इसलिए इसको हम लोग जो है किलर पैरामीशियम भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा पॉइंट है। जूलॉजी के अंदर सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आंसर होता है पैरामीशियम से हुई। एक और बात बताता हूँ जो यहाँ रह गई थी, वो यह बात है कि हम कहते हैं कि हमारे पायरिया हो गया। क्या हो गया? पायरिया। पायरिया में क्या होता है कि दांतों में से ब्लड आने लगता है, मसूड़ों में से ब्लड आने लगता है। तो पहले ये माना जाता था कि यह एंटा अमीबा के कारण होता है। तो ये हमारा मसूड़ा, और इसमें से यह दांत निकल रहा है, ये निकला। दिस इज योर टूथ एंड दिस इज योर गम। इन दोनों के बीच में जगह होती है, वहां पर ये एंटा अमीबा बैठा बैठा बाइनरी फिशन करता रहता है और इतनी ज़्यादा संतान पैदा कर देता है कि मसूड़े चिर जाते हैं और उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो लोग ये बोलते हैं कि भाई एंटा अमीबा के द्वारा पायरिया होता है। उसने बोली सर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरी औलादों के कारण दाग पड़ रहा है मसूड़े के ऊपर, वो चिर रहे, तो ये कोई बीमारी थोड़ी हुई, इट इज एन इंजरी। शेव बनाते समय मेरे कट लग गया तो ये कोई बीमारी थोड़ी हुई, ये तो इंजरी, चोट हुई। तो फिर हमने पूछा भाई ये जो पायरिया होता है वह किसके कारण होता है, तो उन्होंने बोला सर वो होता है ट्राइकोमोनास टीनेक्स के द्वारा। किसके द्वारा?
ट्राइकोमोनास टीनेक्स के द्वारा होता है। इसी के साथ हमारा प्रोटोजोन्स समाप्त होता है। जो भी लेक्चर दिया है मैंने, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादा अपने को रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैटर को थोड़ा सा समझिए और एनसीईआरटी के आधार पर सारे मैटर को याद कर लीजिए। थैंक यू।